हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पकरण अम्बेडकर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लोरिंग क्लासेस पर, जहां मैं आप लोगों को CSIR, UGC नेट, TGT, PGT आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बना करके भेजा, जैसे DNA RNA में अंतर, पौधे वाले तथा जंतु वाले कोशिकाओं में क्या अंतर होता है, एक फूल से धीरे धीरे फल कैसे बन जाते हैं, या एक फूल से धीरे धीरे बहुत सारे सीड कैसे बन जाते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊंगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ होता है या आनुवंशिक पदार्थ क्या है। पहले लोग ये मानते थे कि 1928 के पहले हमारे शरीर में से कुछ ना कुछ ऐसा तत्व है जो हमारे बच्चे को अंदर प्रवेश हो जाता है। बिल्कुल बच्चा देखने में मेरे जैसे होता है, उसके पास भी 2 हाथ, 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, 2 पैर होते हैं, और वही चीज़ मेरे पास भी होता है। लेकिन उसको कैसे पता हो गया कि इनके पास 2 हाथ था तो मुझको भी 2 हाथ होना चाहिए, इसके पास 2 आँख था तो मेरे पास भी 2 आँख होना चाहिए। यानी कोई ना कोई है जो उस बच्चे को ये सूचना दिया था पहले से कि देख तुम्हारे पापा के पास 2 हाथ है तो तुमको भी 2 हाथ होना चाहिए। अब कोई ना कोई तो है जो ये बात लीक कर रहा है, सीक्रेट वाली जो बात होनी चाहिए है, कोई चुगलीखोर करता है। देखो क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं कि जो मम्मी पापा का कैरेक्टर है वो उठा करके उनके बच्चे में जा करके भेज दे और सूचना दे दे कि बाबू तुम्हारे मम्मी गोरी हैं तो तुमको गोरा होना पड़ेगा, या तुम्हारे पापा लंबे हैं तो तुमको भी लंबा होना पड़ेगा। यानी कोई ना कोई ऐसा चुगलीखोर है हमारे शरीर में जो मम्मी पापा की सूचना या मम्मी पापा का चरित्र के बारे में आकर के धीरे से इसको बता देता है और बच्चा उसी के जैसे बन जाता है। तो उसी को हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, यानी जो चुगलीखोरी करता है उसका नाम है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिकी पदार्थ। शुद्ध भाषा में कहना चाहें तो कहेंगे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ढोता है और दूसरी जनरेशन तक भेजता है, उसी को कहेंगे आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या है इसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था। बस एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आ गया, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था। ये आया बस सारी दुनिया में खलबली मचा दी। जेनेटिक्स की दुनिया में आया और जेनेटिक्स के दुनिया में खलबली मचा दी। उसके पहले मेंडल जी थे, बहुत बड़े पागल थे। अब ये पागल आ गया कहीं से, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये 1928 में इसी के बारे में डिस्कवर करने लगा, खोजने लगा। ये खोज करके वो एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ये 1928 में ला करके दिया और बताया लोगों को कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो सर्वप्रथम इन्होंने एक बैक्टीरिया पे काम किया। उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया को देखा तो उसी पर उन्होंने काम किया। तो जिस बैक्टीरिया पर उन्होंने काम किया उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इतना अजीब अजीब टाइप का बैक्टीरिया सालों का नाम होता। अब इसका स्ट्रेप्टोकोकस यानी कोई बैक्टीरिया है, अगर सिर्फ गोल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता हो, क्योंकि बैक्टीरिया का आकार कई प्रकार के होते हैं, कुछ लंबा होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ मोटे तगड़े होते हैं। तो जो बैक्टीरिया गोल थी उस बैक्टीरिया को कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकस बैक्टीरिया। और ये कोकस बैक्टीरिया जब बहुत सारे ऐसे ऐसे गोल गोल बैक्टीरिया एक साथ एक चैन में रहे तो इन बैक्टीरिया को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर एक बैक्टीरिया गोल सा है तो उसको कोकस बैक्टीरिया कहेंगे। अब बहुत सारे बैक्टीरिया आकर के चैन बना लेती हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहेंगे। तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को लिया और ये कल्चर प्लेट होता है, उसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया को ग्रो कराए। ग्रो कराने का मतलब कि उन्होंने बैक्टीरिया को बहुत सारी वेरिएशन में बदला, चूंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी अपने आप की संख्या बढ़ा लेते हैं।
तो कुछ बैक्टीरिया बहुत सारे संख्या में बन गए कल्चर प्लेट में। जब कल्चर प्लेट में उन्होंने ध्यान से देखा तो बहुत सारी प्रकार की बैक्टीरिया उसमें बनी हुई थी। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ एक ही थी और उसके ऊपर ऐसे खुरदुरा 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 चारों तरफ से खुरदुरा बैक्टीरिया था, और कुछ बैक्टीरिया थी जो चैन में थी, ऐसे चैन में थी और उसके ऊपर भी खुरदुरा खुरदुरा था, ऐसे खुरदुरा खुरदुरा। कुछ बैक्टीरिया इस टाइप की थी कि चाहे अकेली रही हो या चैन में रही हो, उसके ऊपर ऐसे चिकना पदार्थ, बिल्कुल तेल के जैसा चिपचिपा पदार्थ, बिल्कुल चिकना घी, नेटा नेटा जैसे के तरफ चिकना पदार्थ था, इन बैक्टीरिया के चारों तरफ से घेरे हुए था। उसको म्यूकस कहते हैं, जो पॉलीसैकेराइड का बना होता है उसको म्यूकस कहते हैं। और वो म्यूकस क्या होता है, उन्हीं बैक्टीरियाओं के चारों तरफ से कवर किए रहता है, उसी चारों तरफ से उसको बंद किए रहता है। तो इस टाइप की भी बैक्टीरिया उस कल्चर प्लेट में थी। तो कल्चर प्लेट में दो प्रकार की बैक्टीरिया मान लेते थी। एक वो बैक्टीरिया थी जो खुरदुरा थी, अंग्रेजी में उसको रफ कहते हैं, रफ टाइप की बैक्टीरिया। और जो चिकना टाइप की बैक्टीरिया थी, मतलब स्मूथ थी, एकदम बिल्कुल चिकन चिकन थी बैक्टीरिया, उसको स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया कहा गया। तो कल्चर प्लेट में दो प्रकार की बैक्टीरिया मिली, एक रफ टाइप बैक्टीरिया और एक स्मूथ टाइप बैक्टीरिया। स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को शॉर्टकट में एस टाइप बैक्टीरिया भी कहते हैं और रफ टाइप बैक्टीरिया को शॉर्टकट में आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। यस टाइप बैक्टीरिया की खास क्वालिटी ये है कि जो यस टाइप बैक्टीरिया, इसके चारों तरफ एक चिकना तरल पदार्थ कवर्ड किए हुए है, ढके हुए हैं, जो पॉलीसैकेराइड है। और ये पॉलीसैकेराइड किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को निमोनिया पैदा कर देता है। अगर किसी भी व्यक्ति स्वस्थ है और ये बैक्टीरिया उसको अटैक कर दे, उसके ऊपर आक्रमण कर दे, तो उस व्यक्ति को निमोनिया हो जाएगा। और जो आर टाइप वाला बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई भी कोट नहीं है। ये ससुरा का जब कोनो आदमी के लगाओ तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे 10 बैक्टीरिया या 1000 बैक्टीरिया आकर के मुझे अटैक कर दे तो उसको निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कोट नहीं है। यह रफ टाइप बैक्टीरिया खुदरा प्रकार का बैक्टीरिया है, यह आर टाइप बैक्टीरिया है और यस टाइप बैक्टीरिया है। तो जो यस टाइप का बैक्टीरिया होता है वो जहरीला हो जाता है, वेरुलेंट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोट पाया जाता है म्यूकस, और वो निमोनिया का कारण बनता है, निमोनिया पैदा कर देता है। इसलिए एस टाइप बैक्टीरिया को वेरुलेंट कहा जाता है, क्योंकि वो निमोनिया पैदा कर देता है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। और आर टाइप वाले के अंदर कोई भी म्यूकस नहीं पाया जाता है, इसलिए उस पर क्या होता है कि उसे वेरुलेंट नहीं कहा जाता है, नॉन वेरुलेंट कहा जाता है, क्योंकि आर टाइप वाले बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी म्यूकस नहीं प्रेजेंट था, कोई भी कैप्सूल नहीं प्रेजेंट था। जिस पर म्यूकस प्रेजेंट था या जिस पर कैप्सूल प्रेजेंट था, इसको कैप्सूल भी कह सकते हो। जिस पर म्यूकस या कैप्सूल प्रेजेंट था उसको कहेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या यस टाइप बैक्टीरिया। जिस पर कैप्सूल नहीं पाया जाता है, खुरदुरा है, उसको कहेंगे रफ टाइप बैक्टीरिया या आर टाइप बैक्टीरिया। याद रहे, यस टाइप वाला बैक्टीरिया निमोनिया पैदा करता है, जिससे जहर होती है, मृत्यु हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। या आर टाइप वाली बैक्टीरिया नॉन वेरुलेंट होता है, उसमें कोई जहर नहीं होता है, उसको जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने दो बैक्टीरिया लिया, एक आर टाइप बैक्टीरिया और एक एस टाइप बैक्टीरिया, और दोनों बैक्टीरिया को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया। तो पूरे 4 स्टेप में इन दोनों बैक्टीरियाओं को इंजेक्ट किया एक एक बार, और चारों स्टेप में उन्हें कंफर्म हो गया कि कौन कैसे क्या। चारों प्रकार के स्टेप थे, वो बैक्टीरिया को लगाना शुरू किया। अब इंसानों को तो लगाएंगे नहीं, कि भी मान लो बैक्टीरिया इंसान को लगा दो मर जाए तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ की हानि हो जाएगी। इसलिए छोटे छोटे जानवरों पर ही प्रैक्टिकल और होता है। कभी चूहा पे हो जाएगा, कभी मेढक पे हो जाएगा, मछली का ऑपरेशन होगा, ऐसे चीज़ों के ऊपर लोग साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करते हैं, किसी इंसानों के ऊपर प्रैक्टिकल डायरेक्ट नहीं कर देंगे। ऐसे ही ग्रिफिथ जी ने चूहा के ऊपर प्रैक्टिकल किए। चूहा एक ले लिए, चूहा को पकड़ करके लाए पिंजड़ा में, फिर हुआ किया कि जो यस टाइप वाला बैक्टीरिया था पहला स्टेप में,
जब एस टाइप वाला बैक्टीरिया, एस टाइप मतलब स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया, स्मूथ का मतलब कि उसके ऊपर चारों तरफ से म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का मतलब कि ये एक प्रकार का वेरुलेंट है, ये निमोनिया पैदा कर देगा। इस वाले बैक्टीरिया को जब चूहा को लगाया गया सुई तो चूहा रोने लगा। चूहा रोने लगा, कुछ समय के बाद उसको निमोनिया भी हो गया और चूहा बेचारा मर गया। इन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत सारी वेरुलेंट जो बैक्टीरिया थी वो निमोनिया पैदा करने वाले फैक्टर थे, इसलिए चूहा को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप में उन्होंने देखा कि जब आर टाइप वाला बैक्टीरिया को लिया जिसके ऊपर कोई भी पॉलीसेकेराइड कोट या म्यूकस नहीं था, सिर्फ ये खुदरा था, खुदरा प्रकार का जो बैक्टीरिया था, इससे लगाने से निमोनिया नहीं होगा। तो इसको एक चूहा को पकड़े और सुई लगा दिए। चूहा बिल्कुल कुछ नहीं किया, चूहा जिंदा रहा, हंसता है, खेलता है, देखो कितना बढ़िया क्या क्या खा रहा है। तो चूहा को सुई लगाने से आर टाइप वाली बैक्टीरिया इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाई। चूहा छटकता कूदता घूमता रहा। दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में क्या हुआ, ग्रिफिथ चाचा ने तीसरे स्टेप में क्या किया कि जिस बैक्टीरिया को लगाने से चूहा में निमोनिया हो जाता था, उसी बैक्टीरिया को हीट कर दिए, बहुत पानी में उसको उबाल दिए, गरमा दिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको रख दिए, आग पर रख दिए, बस बैक्टीरिया बेचारा मर गया। और जो बैक्टीरिया मर गया, हीट किल्ड बैक्टीरिया कर दिया गया, यानी बैक्टीरिया को जब मार डाला गया इस टाइप वाले बैक्टीरिया को, तो वो फिर जब चूहा को लगाया गया तो चूहा को कुछ हुआ ही नहीं, वो जिंदा हो गया, उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, उसको निमोनिया हुआ नहीं। पता चला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब बैक्टीरिया को हीट किया गया था तो बैक्टीरिया मर गया था और मरी हुई बैक्टीरिया चूहे को निमोनिया नहीं पैदा कर पाई, जिसकी वजह से चूहा बिल्कुल जिंदा रहा, घूम रहा, कोई दिक्कत उसको नहीं हुई। चौथा स्टेप, फिर जब उन्होंने तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, जब चौथा स्टेप आया तो चौथा स्टेप में क्या हुआ कि उन्होंने ले लिया पहले खुरदुरा टाइप वाले बैक्टीरिया, आर टाइप वाले बैक्टीरिया। आर टाइप वाले बैक्टीरिया को जब चूहा के अंदर लगाते थे तो चूहा को कोई प्रभाव नहीं होता था। साथ साथ मरी हुई बैक्टीरिया को ले लिए, मरी वाली बैक्टीरिया भी चूहा को कुछ नहीं पैदा कर पाई, निमोनिया नहीं बना पाई, जिससे चूहा भी नहीं मरा। यानी आर टाइप के बैक्टीरिया से भी चूहा नहीं मरता है। और एस टाइप वाले बैक्टीरिया को अगर हीट कर दिया गया हो, उसको भी चूहे में इंजेक्ट करो तो वो भी नहीं मार सकती, क्योंकि निमोनिया बनाने की क्वालिटी अब उसके पास नहीं रह गई। दोनों एजेंट को, यानी आर टाइप वाले और हीट किल्ड वाली बैक्टीरिया दोनों साथ मिला लिए, दोनों साथ मिला लिए, फिर चूहे को अंदर लगा दिए, बस चूहा मर गया, चूहा मर गया। सबको आश्चर्य हो कि ऐसे कैसे हो गया, चूहा कैसे मर सकता है, आर टाइप वाले से तो मरेगा नहीं, और एस टाइप वाला अधिक हीट हो गया है, एस टाइप वाली बैक्टीरिया मर चुकी है पहले से, ये चूहे को निमोनिया नहीं पैदा कर सकती और ये चूहा नहीं मर सकता। लेकिन बेचारा चूहा मरा हुआ था। जब इस पर प्रैक्टिकल किया गया, निरीक्षण किया गया, तो ग्रिफिथ चाचा जी ने बताया कि ये चूहे की मौत निमोनिया की वजह से हुई है। अजीब की बात कि आर टाइप वाले से तो निमोनिया होगा नहीं और एस टाइप वाला तो मर गया, वो चूहा वो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता है, तो ये चूहा मरा कैसे। लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य तो ये थी कि चूहा सिर्फ निमोनिया की वजह से मरा है। इसको जब देखा गया कि किस बैक्टीरिया इस पर काम कर गई, कोई दूसरी बैक्टीरिया तो आकर के इसको नहीं मार गई, तो पता चला कि नहीं, यही आर टाइप वाला बैक्टीरिया ही एस टाइप में बदल गया है और इस चूहे को निमोनिया पैदा कर दिया, चूहा मर गया। सवाल ये उठता है कि आर टाइप वाली बैक्टीरिया एस टाइप में कैसे परिवर्तित हो गई। तब पता चला कि इस हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया तो मरी हुई है, लेकिन ये कुछ ना कुछ इस वाले बैक्टीरिया से निकल करके इस वाले बैक्टीरिया में आ जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और जो आर टाइप वाला था उसको एस टाइप में कन्वर्ट कर देती है, और जिसकी वजह से चूहे को निमोनिया हो जाता है और चूहा बेचारा मर जाता है। इस एस टाइप वाले बैक्टीरिया से ही कुछ निकल करके आर टाइप वाले बैक्टीरिया में आ रहा है, लेकिन ग्रिफिथ चाचा जी ये नहीं बता पाए कि वो क्या है जो एस टाइप वाली मरी हुई बैक्टीरिया से निकल करके ट्रांसफर होकर के आर टाइप में आया है। इसी चीज को चाचा जी नहीं बता पाए, जिसकी वजह से ये 1933 तक लोगों ने इन्हीं को जेनेटिक मटेरियल का जनक माना।
हालांकि ये बहुत लोगों में मैसेज पहुंचा है कि एस टाइप में से कुछ निकल करके आर टाइप में आ रहा है और जेनेटिक मटेरियल वही है जो आ रहा है, लेकिन सब लोगों ने इन्हीं को जेनेटिक फादर मान लिए। लेकिन 1933 में फिर 2 बौरहा आई गए, 3 बौरहा आई गए। उन्हें यूं से बड़ा कलाकार हैं, उन्हें इम इड बिड करीन जेनेटिक इसमें से क्या निकल करके इसमें आ रहा है, डीएनए होगा कि आरएनए होगा कि प्रोटीन होगा, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। 1933 तक और 1944 तक 3 साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल कर डाला। 3 साइंटिस्ट मिलकर के अबियरी, मैक्लियोड और एमसी कॉर्टी 1933 से भिड़ गए कि ये क्या चीज है जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। और 1944 में उन्होंने कहा बस बहुत अच्छा चीज है, इससे हम जान गए कि इसमें से क्या इसमें आ रहा है, हम इसको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं। तो उन्होंने फिर से प्रैक्टिकल किया, कहा ये तो बहुत आसान है पता करना कि इस वाले में से कौन सा तत्व है जो इसमें आ रहा है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें अगर प्रोटीन इसमें आ रहा होगा तो हम प्रोटीन को खाने वाले एंजाइम प्रोटीएज एंजाइम इसमें डाल देंगे, और जैसे इसमें से प्रोटीन निकल करके बाहर आएगा उस प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम खा लेगा और इस चूहे को फिर लगाएंगे। अगर चूहा जिंदा बच जाता है तो मानेंगे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल था जो निकला था, इसमें आ रहा था। उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला, उसके बाद इसमें से जैसे प्रोटीन निकला प्रोटीएज एंजाइम खा लिया, प्रोटीन खत्म। उसके बावजूद जब फिर चूहे को लगाया गया तब भी चूहा मरा हुआ था। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि प्रोटीन अब इसमें नहीं था, उसके बावजूद चूहा मरता है तो जरूर प्रोटीन नहीं जा रहा, कुछ दूसरा चीज जा रहा है। उसके बाद इसमें आरएनए को खाने वाले एंजाइम, आरएनए के खाने वाले एंजाइम को आरएनएज कहते हैं, और जैसे ही आरएनएज इसमें डाले वो आरएनए इसमें से जैसे बाहर निकला और आरएनएज एंजाइम ने उसको खा लिया, और उसके बाद भी जब चूहे को वो बैक्टीरिया लगाया गया तब भी वो चूहा मरा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि प्रोटीन डालने पर भी प्रोटीन खत्म हो गया था, चूहा मर गया। उसके बावजूद आरएनए भी डाले, आरएनए मर गया आरएनए इसके डालने से, और ना तो प्रोटीन था ना तो आरएनए था। इसका मतलब डीएनए ही है जो इसमें से निकल करके इसमें आ रहा है। लोगों को बता दिए कि चलो डीएनए है, उन्होंने फिर इसमें डीएनए डाला और डीएनए जैसे बाहर निकला डीएनए उसको इंजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद जब फिर चूहे के अंदर उस इंजेक्शन को लगाया गया, उस बैक्टीरिया को डाला गया, तो वो चूहा बिल्कुल मस्त था, घूमा फिरा, खेला कूदा, इधर उधर कपड़े काटा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस तीनों को कंफर्म हो गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। क्योंकि डीएनए को अगर रोक दिया जाए तो आरएनए और प्रोटीन की वजह से चूहा नहीं मरता है, मरा तो सिर्फ डीएनए की वजह से था। तो डीएनए ही होगा कि वो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि डीएनए अगर डीएनए डालने से डीएनए खत्म हो गया, फिर जब चूहे को उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया गया तो पता चला कि चूहा जिंदा है। इसका मतलब कंफर्म कर दिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। वो तीनों साइंटिस्ट अबेरी थे, मैक्लियोड थे, एमसी कॉर्टी थे। अबेरी, मैक्लियोड, एमसी कॉर्टी, ये तीनों 1933 से ही इस एक्सपेरिमेंट पर पूरी तन मन लगा करके मेहनत कर रहे थे। जाकर के इन लोगों को कंफर्म हुआ 1944 में, और 1944 में इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि डीएनए ही है जो इस मरी हुई बैक्टीरिया से ट्रांसफर होकर के आर टाइप में आती है और आर टाइप को वेरुलेंट बना देती है, जहरीला बना देती है, जिससे चूहा मर जाता है। सब लोगों ने तो मान लिया कि हाँ, अबेरी, मैक्लियोड, एमसी कॉर्टी बहुत बढ़िया चीज बताए कि डीएनए ही है जो ये मरी हुई बैक्टीरिया से निकल करके आर टाइप वाली बैक्टीरिया को वेरुलेंट बना देती है। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो इनसे अनसेटिस्फाइड थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उस समय डीएनए को बारे में किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि ये डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, केमिकल रिएक्शन इसका क्या है।
इसके बारे में उतना जानकारी किसी को नहीं थी। तो ये भी 1944 से चल करके 1951 तक बेचारे इन्हीं को कहने लगे कि चलो जेनेटिक मटेरियल्स के फादर इन्हें मान लो। और 1944 के बाद 4-6 साल तक इन्हीं को माना गया। लेकिन एट द पॉइंट जो हकीकत है उसके बारे में खोज करने वाली एक लड़की आई। लड़की 1952 में एक लड़की आई और उसके साथ एक लड़का भी आया। दोनों ने मिलकर के 1952 में ये कन्फर्म कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। उन दोनों ने थोड़ा अलग हट करके एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप